नमस्कार, मैं हूं विसंत सिंह क्रांति और आप इस समय देख रहे हैं शुभ समय। सोशल मीडिया के क्षितिज पर भारत के पहले ऑनलाइन न्यूज चैनल शुभ समय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 5 बजे शुभ समय का चौपाल कार्यक्रम आता है। उसके जनक, लोकप्रिय कार्यक्रम है, उसके जनक और हमारे एसोसिएट एडिटर एडवोकेट सुशील जी व्यास से आज हम रूबरू होते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। एडवोकेट सुशील जी व्यास, आपका शुभ समय में स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र के धुरंधर हैं और राजनीतिक विश्लेषण आपका सटीक बैठता है। कई आपके एपिसोडों में हमने ये देखा है कि आपने 2 महीने पहले बात करी, वो 2 महीने के बाद इस देश में घटित होती है, चाहे कानून की हो चाहे राजनीति की हो। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर, राजस्थान की निकायों के जब चुनाव हुए अभी उसमें कई जगह पर बीजेपी भी जीती है और कई जगह कांग्रेस भी जीती है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जीती अर्थात कांग्रेस के कार्यालयों में पटाखे बजे अर्थात ऊर्जा का स्पंदन हुआ है? क्या लगता है आपको कि क्या राजस्थान में कांग्रेस जिंदा हो रही है? देखिए, मैंने कल भी चौपाल में कहा था कि ये जिंदा और मरना और हारना और जीतना, इससे ज्यादा वहां की जनता का मूड है। 64% जनता ने वहां के जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ मतदान करके देने का काम किया। कांग्रेस 20% पे थी, वो 34% पे आ गई। अब उसको जिंदा मुर्दा नहीं कह सकते। कांग्रेस कुछ कमजोर थी, थोड़ी सी मजबूत हुई है। मजबूत इसलिए हुई कि वहां का कार्यकर्ता जिंदा था, वहां का कोई नेतृत्व वहां नहीं है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है इस समय। और हम कहते हैं कि सचिन पायलट वगैरह, जो ठीक है, सचिन पायलट ने एक अध्यक्ष बनने का काम किया, लेकिन नेता बनने का काम नहीं। तो क्या कांग्रेसियों के आम जो कांग्रेसी जो धरातल से जुड़ा हुआ, उनके दिलो दिमाग में अर्थात उनके मन में आशा की किरण जगी है कि आने वाले समय में राजस्थान में फिर से हम कांग्रेस की सत्ता बना लेंगे? कार्यकर्ताओं के मन में कभी आशा की किरण मरी नहीं थी। दिल टूटे थे नेताओं के और कार्यकर्ता जिंदा था, इसलिए कांग्रेस की स्थिति वापस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस फिर से कब्जा कर पाएगी? राजस्थान में हमेशा सत्तारूढ़ पक्ष से जब भी लोग विमुख हुए हैं तो उन्होंने अल्टरनेट देखा है। अल्टरनेट के रूप में आज भी दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी समझिए राजस्थान का, कांग्रेस के अलावा कोई राजनीतिक दल नहीं है। अभी तक आरोप लगते आ रहे थे कि कांग्रेस अनुशासित पार्टी होते हुए भी अनुशासनहीनता का बर्ताव करती है, लेकिन जैसा कि सारा देश जानता है कि कल जो अजमेर के निकाय में हुआ और अजमेर की घटना सबके सामने, बीजेपी का जो कौन सा अनुशासन के तरीके से आप उसको देखते हो? सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस देश के अंदर नैतिकता का जो मायने है वो कम हुआ है। वो चाहे कोई दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर आदमी को सत्ता चाहिए और कुर्सी की लालच में हर आदमी अपने पार्टी की जो सीमाएं हैं उसको तोड़कर लांघने की कोशिश करता है। और वही कल बीजेपी के कुछ साथियों के साथ हुआ। तो ये कोई नई चीज नहीं है देश के। तो क्या लगता है कि इस तरह से अनुशासनहीनता पार्टियों में बरकरार रहे? वो तो पार्टी के नेता लोग समझे उनको पार्टी कैसे चलाना। इस तरह से पार्टी अगर चलेगी तो इस देश लेकिन आम अराजकता फैलेगी, राजनीतिक अराजकता आ जाएगी। मेरा ये शब्द आप नोट कर लीजिए। आज तक अराजकता हम सामान्य रूप में यूज करते थे। ये जो अनुशासनहीनता हर दल के अंदर जो पनप रही है, ये राजनीतिक अराजकता आ जाएगी। इससे आगे चल करके पार्टी के नेतृत्व जो है, चाहे किसी भी दल का हो, उसको अपनी अपनी पार्टी को संगठित रखने में बहुत मुश्किल हो। जी हाँ, बिहार चुनाव इन दिनों चरम पर है और शब्द युद्ध शुरू हो चुके हैं। कहीं कभी डीएनए की बात होती है, कभी बिहारियों की बात होती है, कभी किसी विषय को लेकर के बात होती है और शब्द युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। तो क्या लगता है इस शब्द युद्ध में, क्या शब्द युद्ध के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या विकास की राजनीति से चुनाव लड़ा जाना चाहिए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे बिहार के चुनाव ही नहीं, उसके पहले भी, चाहे दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा कि नेताओं के, चाहे वो किसी भी दल का हो, सर्वोच्च नेतृत्व से लेकर जो जिला स्तर के नेता हैं, उनकी भाषाओं में जो आक्रोश और जो ओछापन आया है, वो शायद हिंदुस्तान की संस्कृति के लायक नहीं है। वो नहीं होना चाहिए और इस तरह की भाषाओं से कभी चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता बिल्कुल नेताओं से ज्यादा समझी बुझी है और तय कर चुकी है किसको साथ देना, किसको साथ नहीं देना और किस तरह की सरकार बिहार में आनी चाहिए, कि जनता ने ऑलरेडी मन बना चुका है। ठीक है, एक ये परंपरा है, चुनाव होना है, मीटिंगें होनी है, भीड़ इकट्ठा करनी, ठीक है, जनता अपना मन बना चुकी है, जिसका हम प्रकटीकरण नवंबर में चुनाव के माध्यम से देख लेंगे। एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई वर्षों से ये चला है कि राजनीति में अपराधीकरण रुकना चाहिए, राजनीति
में अपराधीकरण की रोकथाम होनी चाहिए। कोर्ट से भी कभी कभी फैसले आते हैं, हर राजनीतिक पार्टी ये कहती है, लेकिन वही ढाक के 3 पार हमेशा जो है अपराधों की पृष्ठभूमि में ही लोग आते हैं और राजनीति करते हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से ये देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है, जिस तरह से डिजिटल युग की तरफ जा रहा है, तो क्या राजनीतिकरण अपराध मुक्त हो पाएगा? जब सारे दल ये सोच लेंगे कि हम अपराधों में युक्त किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, तब तो ये अपराध मुक्त हो जाएगा। और खाली जीत सकता है तो फिर जीत तो वही सकता है जिसका वर्चस्व होता है। और अपने हर इलाके में हमने भी शहरों में रहते हैं, देखते हैं कि जहां का जो वर्चस्व रखने वाला, जिसे मुंबई की भाषा में भाई वगैरह कहते हैं, भाइयों को टिकट दे दी जाती है और जीत के आ जाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। और जब तक ये जीतने वाली प्रथाओं को हम बंद नहीं करेंगे और सच्चे कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का जब तक हम कीमत नहीं करें, तब तक अपराध मुक्त होना इस देश की राजनीति के लिए संभव नहीं, असंभव है। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से अधिकतर वो विदेशों में रहते हैं और अधिकतर यही कहते हैं कि विदेशी टूर करते हैं, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार विदेशों में जाते हैं और भारत भूमि के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं और हमें पूरे जहां भी जाते हैं मोदी 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 के नारे गूंजते हैं और भारत में भी ऐसा होता है। तो क्या लगता है आपको, ये मोदी मोदी अर्थात केवल गुणगान है या उसके कर्तव्य है, यानी जो कार्य कर रहा है उसके पीछे उसकी ऊर्जा चल रही है? अच्छी बात है। मोदी जी विश्व की राजनीति को समझने के लिए समय समय पर समय निकाल के देशों का दौरा कर रहे हैं और वहां के नेतृत्व से मिल रहे हैं। और ठीक है, भारत की विदेश नीति में कुछ न कुछ अपना योगदान अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात मोदी के नारों की, तो ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ये आकर्षित नहीं करते कि हम जानते हैं कि आप जब जाते हो और अपने लोगों के बीच में जाते हो तो आपके लोग आपकी भाषा ही बोलेंगे, कोई अलग बात तो होती नहीं। और विदेश की धरती पर इस तरह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए कि हमको कोई अलग। विदेश जब जाता है तो नरेंद्र मोदी 125 करोड़ जनता का नेता है, उसमें फिर वो कांग्रेस और बीजेपी का नेता नहीं है। और वही बात उनको भी अपने जहन में रखनी चाहिए जब वो विदेश की धरती पर बोलते हैं। दुर्भाग्य से 3-4 घटनाएं कनाडा की हो चाहे यहां अभी दुबई की हो, उनकी भाषा में इस तरह का लगा कि उनको अभी भी लगता है कि मैं चुनाव प्रचार में ही हूं और विदेश की धरती पे भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, जो एक प्रधानमंत्री को शोभा देंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो इसीलिए कहते हैं कि अभी संपूर्ण बहुमत की सरकार है और उस समय के जमाने की जो सरकारें हैं वो सरकारें नहीं रही, इसलिए इसको विश्वास में लेने के लिए, विश्वास पात्र बनने के लिए कि आप आइए भारत भूमि पर और जो है जो इन्वेस्टमेंट करना आप कीजिए? क्या ये संदेश तो नहीं जाता है इसके लिए? क्रांति जी, जितने दौरे इस नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस नेता ने किए और तमाम उठा के देख लीजिए। मैं नहीं जानता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के छोड़ दो तो बाकी जगह पे हम दे के आए हैं, लेके कुछ नहीं आए। आप कृपा करके उसकी जांच कर लीजिएगा। ये थे एडवोकेट सुशील जी व्यास। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस वार्ता के लिए। नमस्कार।